हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है SO2 और ये होता है आपका एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। चलिए इसके प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में। प्रिपरेशन, ठीक है भाई। तो फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन, ये मेथड आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। यहाँ पर लिख देते हैं बाई द कंबशन ऑफ सल्फर या सल्फाइड ओर्स। यहाँ पर लिख सकते हैं सल्फाइड ओर्स। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो आपका फर्स्ट चैम्बर होता है, फर्स्ट टावर होता है, उसमें सल्फर का या सल्फाइड ओर का कंबशन किया जाता है, तब वहाँ पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। हालांकि कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं तो हम उसको सेकेंड चैम्बर में ले जाते हैं, तो वहाँ पर उसमें वाटर स्प्रे करते हैं, फिर थर्ड चैम्बर में ले जाते हैं, फिर इसके बाद में कॉन्सनट्रेट H2SO4 लेकर के उसको ड्राई फॉर्म में ले आते हैं ताकि उसकी मॉइस्चर रिमूव की जा सके। तो इस तरह से हम सल्फर डाइऑक्साइड का बाय यूजिंग दिस मेथड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है भाई। तो ये सल्फर ले लिया, ये सॉलिड फॉर्म में है और कंबशन रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो लीजिए आपका ये सल्फर डाइऑक्साइड तैयार हो जाता है। हाँ, ध्यान दीजिए, इस मेथड में 6 to 8% आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, वाई? बिकॉज यहाँ पर जो ऑक्सीजन है थोड़ा एक्सेस में लिया जाता है, उसकी वजह से हो सकता है कि ये फर्दर ऑक्सीडेशन अगर शो करेगा, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो कुछ ना कुछ सल्फर डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये पार्ट दिमाग में रखें, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी इस रिएक्शन में कुछ इतना पोर्शन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। बाद में सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। अब ये सेकेंड मेथड के बारे में बात करते हैं, बाय द रिएक्शन बिटवीन। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है भाई? एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। बाय द रिएक्शन बिटवीन, ये हो गया सोडियम सल्फाइड Na2SO3 एंड, या बिटवीन या एंड कर लेते हैं एंड, और ये डाइल्यूट H2SO4 ये हो गया भाई, ठीक है। ये क्या सोडियम सल्फाइड क्या है भाई? ये आपका सॉल्ट है, ठीक है। और ये कैसा सॉल्ट है? ये बेसिक सॉल्ट है भाई, बेसिक सॉल्ट। अगर आप इसको वाटर में डालेंगे, ठीक है, चलिए मैं इस पोर्शन को यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपने सोडियम सल्फाइड को वाटर में डाल दिया तो यहाँ से क्या देगा भाई? 2Na+ आयन। यहाँ से क्या देगा? सल्फाइड आयन। ये क्या देगा? H+ आयन। ये देगा आपका OH- आयन। देगा नहीं देगा? देगा, बिल्कुल देगा भाई, ठीक है। अब देखिए अट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर 2 करिए ताकि पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो सके। तो इसका स्टेट अट्रैक्शन, इसका स्टेट अट्रैक्शन हो जाएगा। तो बनने वाला जो सब्सटेंस होगा 2NaOH बन जाएगा और यहाँ से आपका H2SO3 बन जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये आपका वीक एसिड होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये आपका वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड को डोमिनेट करेगा। जो मिक्सचर मिलेगा बेसिक मीडियम होता है। तो यहाँ पर जो आपका ये सॉल्ट दिया है ये बेसिक सॉल्ट है और ये आपका एसिड है। तो बेस और एसिड, एसिड और बेस के रिएक्शन में क्या हो जाता है भाई? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए भाई कैसे होता है। यहाँ पर मैंने ले लिया Na2SO3 और ये ले लिया आपका H2SO4। अब ध्यान दीजिए भाई, खासतौर से अगर आप देखें, मैं अगर इसको ब्रेक करना चाहूँ तो लीजिए ये आपका SO3 2- हो जाएगा। इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो जाएगी, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो जाती है। तो लीजिए आपका ये 2H+ आयन दे देगा और ये सल्फेट आयन दे देता है, ठीक है। अट्रैक्शन शुरू हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक भाई। न्यूट्रलाइज, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा भाई। लीजिए आपका सॉल्ट Na2SO4 मिल गया और फिर इसके बाद में मिल जाता है आपका H2 और SO3। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है भाई, एक आपका एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है और ये अनस्टेबल भी होता है। अनस्टेबल, ये आसानी से किसमें? H2O लिक्विड एंड SO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो हमें चाहिए भाई। प्रिपरेशन रिएक्शन किसकी सीखना है? सल्फर डाइऑक्साइड की सीखना है। तो लीजिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। कई सारी रेफरेंस बुक में जो मार्केट में दी हुई हैं
तो इस कंपाउंड को रिएक्शन में ना लिख करके डायरेक्टली ये पार्ट लिखते हैं, ये पार्ट। वाई? बिकॉज अगर ये बना भी तो डिसोशिएट होकर के अनस्टेबल होता है ना, तो इस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड आपको इस मेथड से, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है भाई। ये हो गया बेस, एसिड, सॉल्ट और ये वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन में कहिए तो मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ, इस पोर्शन को थोड़ा सा हटा करके। थर्ड प्रिपरेशन में होता क्या है भाई, बाई द रोस्टिंग रोस्टिंग और ये कैल्सिनेशन, ये दो टर्म आप लोगों ने मेटलर्जी चैप्टर में सीखा होगा। ठीक है, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है जो एक कंबशन रिएक्शन होती है। रोस्टिंग हमेशा कंबशन रिएक्शन ही होती है और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है भाई। बाई द रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइट या सल्फाइड ओर बोल सकते हैं, सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर का एक कॉमन एग्जांपल क्या है, आयरन पायराइट। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, FeS2 होता है। ठीक है भाई, एक ऐसा सल्फाइड ओर जिसमें सल्फर प्रेजेंट है और सल्फर से ही तो मिल जाएगा हमें सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका हम करते हैं कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रोस्टिंग, ये हो गया भाई। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा भाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आप ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पर CH4 का कंबशन करता हूँ तो कार्बन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड भी मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर आयरन का भी ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड भी मिल जाएगा। होता क्या है भाई, यहाँ से आपको CO2 और H2O मिलेगा। ये कार्बन का ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड। क्लियर है ना भाई। तो सिमिलरली यहाँ पर जो बनने वाले प्रोडक्ट हो जाएगा, तो एक आयरन का ऑक्साइड और एक सल्फर का ऑक्साइड, बहुत आसान सी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये मिल गया आपका Fe2O3 ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, और सल्फर का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही सिंपल पार्ट। ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है और ये आपका गैसियस फॉर्म में रहता है। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। इन रिएक्शन में हम ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। कंबशन रिएक्शन में आप लोगों ने सीखा होगा कि ऑक्सीजन को हम हमेशा लास्ट में बैलेंस करते हैं, अदर एलिमेंट्स बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आयरन है, 2, यहाँ पर 1 है, तो चलिए मैं यहाँ पर 2 कर दिया। अब कितना सल्फर हो गया, 4, यहाँ पर 1 है, तो चलिए यहाँ पर 4 कर देता हूँ। हो गया भाई। अब ऑक्सीजन बचा है, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8, 3 कितना हो गया, 11। यहाँ पे कितना है, 2 दिया, तो अगर मैं इसको 11/2 कर देता हूँ तो लीजिए 11 ऑक्सीजन मिल गया। चलिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गए। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल जाते हैं। या तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे चाहें। तो ये कुछ सिलेक्टिव प्रिपरेशन रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड की। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से इन रिएक्शंस को आप समझ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में हाँ एक चीज़ और दिमाग में रखें कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है। इसमें कुछ ना कुछ नमी रहती है भाई। वाई बिकॉज अगर आप देखें तो क्या होता है कि वाटर फॉर्म होता है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम सल्फाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता है, परंतु वहाँ पर वाटर भी तो दिया है। तो वाटर की वजह से क्या हो गया, नमी आएगा, मॉइस्चर होगा सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सल्फर डाइऑक्साइड को सबसे पहले ड्राई किया जाता है बाई यूजिंग कॉन्सनट्रेट H2SO4। तो चाहिए तो मैं इस सेंटेंस को मैं लिख देता हूँ। ठीक है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड जो ये आपका एक गैस होता है, मॉइस्चर फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस इज ड्राइड। वाई बिकॉज वाटर का फॉर्मेशन क्यों होने की वजह से ये मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ड्राइड बाई यूजिंग कॉन्सनट्रेट H2SO4 को यूज किया गया है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर ड्राइंग सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, गैसेस को सुखाने के लिए कॉन्सनट्रेट H2SO4 यूज किया जाता है क्योंकि गैसेस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड आपका एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कि मतलब वाटर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है भाई। ठीक है, एंड लिक्विफाइड टू स्टोर। ये लिक्विफाइड कैसे लिक्विफाई करते हैं, अंडर प्रेशर कर लेते हैं भाई, अंडर
अंडर प्रेशर एंड इज स्टोर्ड in a steel cylinder, ये हो गया भाई, इन ए स्टील सिलेंडर एंड इज स्टोर्ड इन ए स्टील सिलेंडर। भाई वाटर को किस में स्टोर करते हैं? जग हो गया, ग्लास हो गया, स्टील के बर्तनों में ही तो स्टोर करते हैं ना भाई वाटर को। तो अब सल्फर डाइऑक्साइड भी वाटर में कन्वर्ट हो गया, नहीं सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और इसी लिक्विड को आप स्टील के बर्तन में, स्टील के वेसल्स में स्टोर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। चलिए अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सल्फर डाइऑक्साइड आप लोगों ने सीखा हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है भाई? एक गैस होता है, और ये गैस कैसा होता है? एक कलरलेस गैस होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कलरलेस गैस, और कैसे? विद पंजेंट स्मेल, हो गया, विद पंजेंट स्मेल। बहुत ही सिंपल पार्ट, ठीक है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ पर कर सकते हैं ड्यू टू पोलैरिटी, ये हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड में पोलैरिटी नेचर होता है। अगर ओजोन में जैसे देखें, ओजोन इज आल्सो हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इसमें पोलैरिटी होती है, ठीक है। ओजोन का स्ट्रक्चर और सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे अगर आप देखें, ये हो गया सल्फर, ये हो गया भाई, ये हो गया ओजोन का स्ट्रक्चर। ओजोन के लेक्चर में स्ट्रक्चर देखा होगा ना भाई। सल्फर 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और सल्फर 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और 2 से अगर लेस बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज। लीजिए यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो गया, डाइपोल्स हो गया भाई, डाइपोल मोमेंट, और इसका बेंट स्ट्रक्चर है बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर है। स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वाटर इज आल्सो पोलर बाई नेचर, SO2 इज आल्सो पोलर बाई नेचर, पोलर लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। एंड इट लिक्विफाइड इजली, लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर ये 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस में ही लिक्विफाई हो जाता है। एंड अंडर प्रेशर, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, अंडर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। थोड़ा सा प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रहेगा 1 रहेगा, यहाँ पर 2 कर देते हैं। टेम्परेचर आपका नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा प्रेशर अगर प्रेशराइज करेंगे तो इसका गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट क्या होता है? 263 केल्विन होता है। कुछ ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। रीज़न क्या होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसमें एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ आ रहा है, 263 केल्विन आ रहा है। परंतु अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना हो जाता है भाई? 611 के। देख लीजिए लेक्चर में दिया हुआ था, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। वाटर के साथ में डालेंगे तब वो बात अलग है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा या इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, वो तो बात अलग है। जब वाटर में ऐड करेंगे, इसमें खुद के मॉलिक्यूल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है भाई। चलिए केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते थे। सबसे पहले हम इसके हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन विथ वाटर विथ H2O, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है भाई। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो होता क्या है? ये सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालेंगे तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई ये जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये शुरुआत में मैंने बोला हुआ था कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर
ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, और ये हो गया आपका H2O लिक्विड फॉर्म में। ये लिक्विड फॉर्म में जब इनको डालेंगे तो क्या बनाता है, ये एसिड बना देता है H2SO3। ये आपका एसिड है, लिक्विड फॉर्म, लिक्विफाइड फॉर्म में रहता है भाई, ठीक है, H2SO3। परंतु ये एक अनस्टेबल ही कंपाउंड भी होता है। अनस्टेबल मतलब क्या है कि फर्दर ये ब्रेक हो जाता है किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2O में, ठीक है भाई। इससे रिलेटेड रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी सीखी हुई है। जब सोडियम सल्फाइड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बनता है, ये ब्रेक हो जाता है H2NCO2। तो यही रीजन है H2NSO2 इसमें ब्रेक हो जाता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तभी यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है, मतलब दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल आल्सो, ठीक है। ये सिमिलर पैटर्न में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्शन देता है वाटर के प्रेजेंस में भाई। तो ये भी आपका ब्रेक हो जाता है किसमें से, H2CO3। इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा। ये भी आपका वीक एसिड होता है और ये भी अनस्टेबल होता है। ये भी आपका स्प्लिट होकर के CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सेम वाटर में जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए हम सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। विथ स्ट्रॉन्ग बेस, लीजिए मैंने NaOH ले लिया। अब देखिए भाई, ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपका है एसिडिक इन नेचर। वाई, बिकॉज वाटर में डालेंगे तो एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये आपका NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हो गया आपका एसिडिक और ये हो गया बेस। एसिड बेस रिएक्शन इस तरह। जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। चलिए तो यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, Na2SO3 और लीजिए आपका वाटर रख दिया। बहुत ही सिंपल पार्ट। लीजिए यहाँ पर सॉल्ट कर दिया भाई, प्रोडक्ट बहुत आसानी से बन गया भाई। इसमें कुछ थोड़ा आपका कुछ ब्रेन लगाना है। ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट है, वाटर हो गया। बैलेंस कर लीजिए। 2 सोडियम है, चलिए यहाँ पे कर दिया। ऑक्सीजन कितने होंगे भाई, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। बैलेंस हो गया। सल्फर ही आल्सो बैलेंस हो गया भाई। अब देखिए होता क्या है, ये जो आपका सोडियम सल्फाइड बना हुआ है, ये सोडियम सल्फाइड जैसे रिएक्शन में बनता है तो ये फर्दर अगर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा वाटर के प्रेजेंस में, ये हो गया आपका Na2SO3। ये सल्फर डाइऑक्साइड से वाटर के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करता है फर्दर तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है। बाइसल्फाइड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है। 2 मॉलिक्यूल्स, ये पूरी की पूरी एडिशन रिएक्शन हो जाती है, ऐड होकर के ये बना जाता है। ये सोडियम सल्फाइड है और ये हाइड्रोजन SO3 लग गया तो सोडियम बाइसल्फाइड हो गया। इसी पैटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन भी होती है। अगर इसका NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे 2 मॉलिक्यूल्स तो क्या हो जाएगा भाई, ये Na2CO3 बनाएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर फर्दर आप CO2 और H2O के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3। ये हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल रिएक्शन होगी। मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है दोनों वाटर के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में एक जैसी रिएक्शंस देते हैं। एक जैसी रिएक्शन देते हैं, ठीक है भाई, एक जैसी रिएक्शन देते हैं। ये पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जो इसकी थर्ड केमिकल रिएक्शन है। तो थर्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बात करें तो थर्ड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विथ Cl2, क्लोरीन गैस। ये गैस, ये थर्ड केमिकल रिएक्शन है भाई, ठीक है। Cl2 के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है और ये क्लोरीन गैस दिया हुआ है और यहाँ पे आपने डाल दिया चारकोल और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो एक एडिशन रिएक्शन होती है भाई, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन दोनों कंबाइन हो जाते हैं और ये लीजिए आपका एक यहाँ पे सब्सटेंस बन जाता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाता है। ये होता है आपका एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या करता है भाई, अल्फा कार्बन को टारगेट करता है। जैसे आप लोगों ने सीखा हुआ कि NBS हो गया, Cl2 हो गया, सल्फ्यूरिल क्लोराइड हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को ये टारगेट करता है, क्या करेगा, क्लोरीनेट कर देगा।
NBS क्या करेगा, ब्रोमिनेट कर देगा, Cl2 क्या करेगा, क्लोरीनेट कर देगा। टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 600 to 700 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ क्लोरीन, तब ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये सिग्निफिकेंस है इस कंपाउंड का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं इसकी फोर्थ केमिकल रिएक्शन के बारे में। फोर्थ केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई, क्लोरीन के साथ में हो गया। फोर्थ केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी थी। है सल्फर डाइऑक्साइड के जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये कांटेक्ट प्रोसेस में आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा होगा कि जब आप थर्ड चैम्बर में सल्फर डाइऑक्साइड, ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को आपको फोर्थ चैम्बर में ट्रांसफ़र करना होता है। वहाँ पर इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन हो गई भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, ये सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसेस फॉर्म है और ये ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पर आपने डाल दिया कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये कैटलिस्ट है और ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। बैलेंस कर लीजिए, लीजिए हो गया। तो अगर लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इंक्रीज होंगे तो तब भी ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख करके भी डिटरमिन करना चाहें तो आप यहाँ पर हो जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये पार्ट हो गया, बहुत ही सिंपल रिएक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग रिएक्शन के बारे में देखिए, अभी तक की रिएक्शन जो हम लोगों ने डिस्कस की है रिलेटेड टू सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी रिएक्शन में हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड किस फॉर्म में लिया, ड्राई फॉर्म में लिया भाई, ड्राई फॉर्म में लिया। सल्फर डाइऑक्साइड ओनली सल्फर डाइऑक्साइड, कोई अदर सब्सटेंस इसके साथ में प्रेजेंट नहीं, ड्राई फॉर्म में लिया है। अब हम उन केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्ट फॉर्म में, मतलब इसमें से मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है भाई, तो अब हम बातचीत करते हैं फिफ्थ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है भाई, फिफ्थ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये हो गया आपका फिफ्थ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिफ्थ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने के पहले इसका एक सिग्निफिकेंस बता देते हैं। देखिए भाई, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका मॉइस्ट फॉर्म में होता है, मॉइस्ट का मतलब क्या है, इसमें वाटर डला है भाई। मॉइस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, मतलब है कि वाटर डला हुआ है। ठीक है भाई, अब होता क्या कि ये एसिडिक इन नेचर है। वाई, बिकॉज ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जब वाटर में डालेंगे तो क्या बनाएगा भाई, एसिड बनाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस, ये मॉइस्चर हो गया, मॉइस्ट लिक्विड हो गया। और यहाँ पे अगर आप नेसेंट ऑक्सीजन डाल देते हैं या गेन कर लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में। ये पार्ट हो गया, ये हो गया इसका बेसिक क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए भाई, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने कई सारे लेक्चर में बताया हुआ है कि कोई भी सब्सटेंस अगर नेसेंट ऑक्सीजन, ओनली सिंगल ऑक्सीजन एटम, O2 नहीं, ओनली सिंगल ऑक्सीजन एटम अगर रिलीज करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। परंतु अगर वही सब्सटेंस नेसेंट ऑक्सीजन को गेन करेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर्स, ये मॉइस्चर फॉर्म में नेसेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है भाई। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड लगे रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड लगे होते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है भाई, नेसेंट ऑक्सीजन अगर आपका लेफ्ट साइड है तो रिडक्शन, ठीक है भाई, राइट साइड ऑक्सीडेशन। ऐसा कुछ लॉजिकली अगर इसको आप समझना चाहें। हाँ, वो चीज़ आप मत लगाइए कि भाई ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है भाई, रिडक्शन में चला जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कंपाउंड है नेसेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। अगर नेसेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है मतलब है कि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट, वाई, बिकॉज ये नेसेंट ऑक्सीजन लूज न करने के बजाय नेसेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये नेसेंट, ये सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्ट फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में नहीं भाई, मॉइस्ट फॉर्म में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ड्राई फॉर्म में मत लीजिए, वाटर आएगा, अगर वाटर आपने हटा दिया तो ये एसिड नहीं बना पाएगा।
इसकी रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड जितनी भी केमिकल रिएक्शन है आपको यही बेस इक्वेशन यूज करना है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर 5th केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज है इंट्रोड्यूस कर दी। सल्फर डाइऑक्साइड किस फॉर्म में, मॉइस्ट फॉर्म में क्या करता है भाई, रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस ये फेरिक सल्फाइड, फेरिक सल्फेट ले लेते हैं, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस इनटू फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसमें इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज एन रिडक्शन रिएक्शन, तो इसका रिडक्शन इसमें हो जाता है किसके द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड इन मॉइस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के पहले हम क्या करते हैं, इसका बेस इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए मैंने बेस इक्वेशन ले लिया, ये हो गया H2 हो गया, ये नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, अब ये हो गया आपका H2SO4। ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। अब इसके बाद में सेकेंड पार्ट, इसका रिडक्शन इसमें हो जाता है। तो चलिए मैंने फेरिक सल्फेट ले लिया Fe2SO4 होल थ्राइस और यहाँ पर कर दिया फेरस सल्फेट SO4। अब ध्यान दीजिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन अगर आपका लेफ्ट साइड दिया है तो राइट साइड आपको सेकेंड इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन को हम कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, नेसेंट ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर राइट साइड कर दिया। चलिए सेकेंड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। 2Fe 1Fe 2 कर दिया भाई, ठीक है। 3 सल्फेट आयन 2 सल्फेट आयन। अब देखिए एक सल्फेट आयन अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो मुझे क्या करना है, ये रिएक्शन ऑलरेडी एसिडिक मीडियम में हो रही है, क्योंकि इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड डला हुआ है और सल्फेट आयन के लिए बहुत ही एक अच्छा सोर्स क्या होगा भाई, H2SO4। तो चलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया H2SO4, कोई हिचक नहीं है H2SO4 ऐड करने में, क्योंकि H2SO4 ऑलरेडी डला है, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन तो आपकी हो ही रही है। 2 सल्फेट आयन 1 सल्फेट आयन, सल्फेट आयन दोनों साइड बैलेंस हो जाते हैं। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 नेसेंट ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल। चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, बस हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए भाई ऐड कर देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, 1 वाटर मॉलिक्यूल 1 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गया भाई, ये लिक्विड फॉर्म में। ये हो गया Fe2SO4 होल थ्राइस, ये हो गया SO2 गैस, SO2 गैस हो गया भाई। ऑन द प्रोडक्ट साइड here we get 2 FeSO4 and here we have 2 H2SO4, ये हो गया, ठीक है भाई। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत ही आसानी से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, जो फॉर्मेट, ये जो रिएक्शन आपकी NCERT बुक में सल्फर डाइऑक्साइड के अंतर्गत दी हुई हैं, ठीक है, तो उस फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसी रिएक्शन को हम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम, ठीक है भाई, आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं। इसमें जो स्पेक्टेटर आयन्स हैं उनको हटा देते हैं। ये तो मीडियम हो गया, तो मीडियम को आप आयनिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसमें अगर आप देखें तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरिक आयन, ठीक है भाई। और ये SO2 दिया हुआ है, गैसेस फॉर्म में दिया हुआ है, आयनिक फॉर्म में नहीं है। अब देखिए भाई, यहाँ पर इसका चार्ज कितना होगा, +2, क्योंकि सल्फेट आयन -2 होता है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये हो गया भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर 3 सल्फेट आयन, यहाँ पर टोटल कितने सल्फेट आयन, 2 और 2 4 सल्फेट आयन। तो मतलब है कि अगर 3 इधर 4 है तो एक सल्फेट आयन इधर बचेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर सल्फेट आयन लिख दिया, ये हो गया। प्लस हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है तो 4H+ आयन दे देगा। बहुत ही सिंपल पार्ट। ये फॉर्मेट आपका NCERT बुक में दिया हुआ है। अब देखिए इस रिएक्शन को मेमोराइज करना कितना डिफिकल्ट है, बट बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आप इस इक्वेशन को बहुत ही खेल में डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से डेवलप कर सकते हैं। चलिए एक और रिएक्शन में इंक्लूड कर लेता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड डीकलराइजेज पोटेशियम परमैंगनेट। अगर पोटेशियम मैग्नेट बोलता हूँ तो K2 हो जाएगा, अगर परमैंगनेट बोलता हूँ तो K हो जाएगा, KMnO4, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है भाई, नेक्स्ट रिएक्शन में होता क्या है, ये आपके 6th केमिकल रिएक्शन है। SO2 किस फॉर्म में, मॉइस्ट फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में नहीं लेना भाई, रिड्यूसेस KMnO4 इनटू
MnSO4, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं MnO4 माइनस इंटू Mn2 प्लस। देखिए भाई, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। और हम लोगों ने सीखा है DNF ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर में कि KMnO4 आपका जब ये रिड्यूस होता है, रिड्यूस ही होगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जब इसका रिडक्शन होता है तो एसिडिक मीडियम में ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की कितनी हो जाएगी, +7, बिकॉज 4 2 जाए तो -1 दिया तो यहाँ +7 हो जाएगा। +7 से +2 जा रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स रिडक्शन हो रहा है ना भाई, रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। चलिए रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, कैसे करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। चलिए इसका बेस इक्वेशन तो हमें यूज ही करना है। ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का बेस इक्वेशन, लिक्विड नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पर हो जाता है H2SO4, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने ले लिया KMnO4, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा MnSO4 और नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे आप लिखिए, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे कर दिया। आप ध्यान दीजिए भाई, सेकेंड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 पोटेशियम आयन हमें चाहिए। पहले भी हम लोगों ने रिएक्शन की है तो 2 पोटेशियम आयन जनरेट करने के लिए एक्स्ट्रा 2 डाल देते हैं, तो MnMn बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 पोटेशियम आयन मिलेगा, 2 पोटेशियम आयन, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या भाई, H2SO4 डाल दिया, H2SO4, तो ये सल्फेट आयन देगा। पोटेशियम आयन सल्फेट आयन कंबाइन होकर के लीजिए सॉल्ट में K2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा आसानी से। 2K प्लस आयन SO4 2 माइनस, न्यूट्रलाइज हो गया। चलिए निकल गया ये, इसका जो भी इफेक्ट था तो न्यूट्रलाइज फॉर्म में चला गया। अब देखिए, अब हम बैलेंस क्या करना है। सल्फेट आयन देख लेते हैं कितने डले हुए हैं। 2 सल्फेट आयन, 1 सल्फेट आयन, प्रोडक्ट साइड कितने सल्फेट आयन, 3 सल्फेट आयन। इस साइड मेरे पास में कितने सल्फेट आयन है, ओनली 1, तो यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ तो सल्फेट आयन बैलेंस हो जाता है। अब देखिए इस साइड हाइड्रोजन दिया, उस साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3H2 दिया है तो 3H2 से मैं 3H2O बना लेता हूँ वाटर। ऑक्सीजन लास्ट में तो बैलेंस ही कर लेंगे क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, सबसे लास्ट में हम लोग बैलेंस करते हैं। चलिए भाई बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, बाकी पार्ट बैलेंस हो गया। 4 3 12, 4 2 8, 12 8 कितना हो गया 20। ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड दिया हुआ है। इसमें आ जाइए आप, 4 2 8 और ये 4 हो गया तो 8 8 कितना हो गया 16 हो गया भाई। नहीं 4 2 8 हो गया, सॉरी ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, ये आपका 4 है तो 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, और यहाँ पर मैं 20 है, यहाँ पर 15 हो गया तो यहाँ पर मैं 5 डाल देता हूँ, तो 15 5 क्या हो गया 20, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मतलब है कि नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है बाई 5 से। तो चलिए यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 5 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पे हो गया। चलिए इस पोर्शन को हटा दिया, ऐड करिए दोनों इक्वेशन को। तो नेसेंट ऑक्सीजन तो आप सबसे पहले कैंसिल करेंगे, उसको कैंसिल करना है। इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल आप कैंसिल करिए तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से बचेंगे, सिंपल पार्ट है भाई। यहाँ पर 3H2SO4, यहाँ पर 5H2SO4, तो 2 मॉलिक्यूल से आप H2SO4 बचेंगे। अब बाकी पार्ट आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड कर देते हैं। 5 सल्फर डाइऑक्साइड कर दिया भाई गैस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया भाई लिक्विड, 2KMnO4, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा 2MnSO4 प्लस 2H2SO4 प्लस ये हो गया K2SO4, ये हो गया भाई, ठीक है ना भाई, 2H2SO4 ये हो गया। ये इक्वेशन हमें मिल जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये काफ़ी लेंथी इक्वेशन है, इसको मेमोराइज करना एक इजी टास्क नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है भाई इसको मेमोराइज करना। तो बाय यूजिंग दिस ट्रिक बहुत ही आसानी से इस इक्वेशन को आप डेवलप कर सकते हैं। हो गया भाई। अगर मैं इस इक्वेशन को एनसीईआरटी में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करूँ तो इसको क्या करते हैं भाई, स्पेक्ट्रेट्रांस इसमें जितने डले हुए हैं उसको रिमूव कर देते हैं। ये तो आपका दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड आयनिक कंपाउंड तो नहीं है, ये तो मीडियम डला हुआ है, H2O लिक्विड हो गया। अब देखिए 2 पोटेशियम आयन निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2MnO4 माइनस,
पोटेशियम आयन स्पेक्टेट आयन है तो निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से मिलेगा 2Mn2+ मिल जाएगा, प्लस एक और पार्ट, इधर कहीं सल्फेट आयन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इधर कितने सल्फेट आयन है? यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स 2 सल्फेट आयन, 2 मॉलिक्यूल्स 2 सल्फेट आयन, 1 मॉलिक्यूल 1 सल्फेट आयन, तो टोटल कितना हो गया? 2 + 2 + 1 5 सल्फेट आयन, तो ये हो गया आपका 5 सल्फेट आयन। प्लस इसमें कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है भाई? 4। अगर एक H2SO4 दे सकता है 2H+ आयन, देन 2H2SO4 कितना देगा? 4H+ आयन। तो चलिए मैं यहाँ पर 4H+ आयन डाल देता हूँ। ये इक्वेशन आपका एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली दिया है। ये इक्वेशन कैसे आया कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये इक्वेशन कैसे डेवलप हुआ बिल्कुल डिटेल नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली ये इक्वेशन वहाँ पर छापा हुआ है। अब ये इक्वेशन कैसे आता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ही आसान से इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, लास्ट में यही केमिकल रिएक्शन है, लास्ट में हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इजी पार्ट है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो जो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना भाई, तो ये ओजोन की तरह होता है, ओजोन। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। ठीक है, सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है भाई? 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 से अगर ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है भाई? 2 बॉन्ड बना सकता है। 2 से कम बॉन्ड बनाएगा तो इसके आएगा ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये पोलर बाय नेचर होता है। इसमें अगर आप देखें तो 2 पोल्स डले हुए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। इट इज़ पोलर बाय नेचर, दैट्स वाई इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये पार्ट हो गया। वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, वाटर भी पोलर होता है, ठीक है। अगर रेजोनेंस कराएं तो ये इलेक्ट्रॉन नेचुरली ऐसे मूव करेगी तो रिपल्सन की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन इधर पुल करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से ये सल्फर हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा कि अभी इलेक्ट्रॉन नेचुरली पुल करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो आ रहा ही नहीं रहना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो रहा है। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो चलिए जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेचुरली मूव करती है तो वो चीज़ आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया भाई, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो जो सल्फर सेंट्रल एलिमेंट होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर बना रहा है भाई, 1 लोन पेयर, लोन पेयर है 1 लोन पेयर, ठीक है भाई। तो बेसिकली इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए। ट्राइगोनल प्लानर क्या होता है? ऐसे होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक लोन पेयर दिया हुआ है तो इस पार्ट को अगर आप हाइड करेंगे तो कैसा हो गया? वी शेप हो गया, एंगुलर हो गया, बेंट हो गया। तो दैट्स वाई इसकी जो ज्योमेट्री होती है तो वी शेप होती है, एंगुलर होती है, बेंट होती है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बेंट होता है, ओजोन का स्ट्रक्चर बेंट होता है, ठीक है भाई। तो ये इंफॉर्मेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंगुलर, वी शेप या बेंट स्ट्रक्चर, ये पार्ट हो गया। रेजोनेंस हो गया, पोलर बाय नेचर, इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आप आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। तो जो भी डिटेल था सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। इसके जो भी एप्लीकेशन यूजेज दिए हैं आपके एनसीईआरटी में तो उसको बिल्कुल रट्टा मार देना है, ठीक है भाई। उससे बाहर से आपका यूजेस कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।